नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। प्रियंका गांधी के बेटे ने कंफर्म की अपनी सगाई। मंगेतर अवीवा के साथ पोस्ट की फोटो। रॉबर्ट वाड्रा बोले बेटा जवान हो गया। भगवान बुद्ध के अवशेषों वाले एग्जीबिशन का उद्घाटन करेंगे मोदी। इनमें उनकी अस्थियां और उनसे जुड़ी चीजें शामिल। पीएम ने शेयर की फोटो। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी को नोटिस भेजेगा महिला आयोग। गिरधारी लाल ने बिहार की महिलाओं को लेकर की थी विवादित टिप्पणी। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले महायुति के 68 प्रत्याशी निर्विरोध जीते। बीजेपी के अकेले 44 प्रत्याशी शामिल। आयोग करेगा जांच। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने की केंद्र के वीबी रामजी कानून की निंदा। बताया संघीय रोजगार छीनने वाला। कहा संघीय भावना के साथ विश्वासघात। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा आरोप। एनडीए की तरफ से विपक्षी उम्मीदवारों के खिलाफ ईडी सीबीआई के इस्तेमाल पर उठाए सवाल। कहा शर्म की बात है कि चुनाव आयोग इस पर चुप है। महाराष्ट्र को आज मिलेगा नया डीजीपी। रश्मि शुक्ला की सेवानिवृत्ति के बाद सदानंद दाते संभालेंगे पद। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बीजेपी को दिखाया आईना। कहा मुझ पर जिन्होंने लगाए थे 70,000 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप आज मेरे साथ ही मिलकर चला रहे हैं सरकार। दिल्ली में हटाया गया ग्रैब 3। 236 रिकॉर्ड किया गया एक्यूआई। निर्माण कार्यों पर हटी रोक। ठंड कोहरे की गिरफ्त में उत्तर भारत। पहाड़ों पर बर्फबारी। उड़ान ट्रेनें प्रभावित। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। ईरानी सेनाएं तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी पर ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का पलटवार। ट्रंप ने तेहरान में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में हस्तक्षेप की दी थी चेतावनी। सऊदी अरब का यमन में बड़ा हवाई हमला। यूएई समर्थित एसटीसी बलों पर दोबारा की बमबारी। 20 की गई जान। खाड़ी देशों में बढ़ा तनाव। पाकिस्तान ने चीन को संघर्ष रुकवाने का दिया क्रेडिट। चीन ने 4 दिन पहले कहा था हमने भारत और पाकिस्तान के टकराव में की मध्यस्थता। भारत ने खारिज किया है चीन का दावा। पाकिस्तान में 7 पत्रकारों, यूट्यूबर और पूर्व सैन्य अफसरों को उम्र कैद की सजा। इमरान खान को समर्थन पड़ा भारी। 9 मई 2023 को हुई हिंसा से जुड़ा है मामला। भूकंप के तेज झटकों से दहला मेक्सिको। रिक्टर स्केल पर 6.5 मापी गई तीव्रता। लोगों में दहशत। किसी गंभीर नुकसान की कोई खबर नहीं। दिसंबर 2025 में विनिर्माण गतिविधि में आई सुस्ती। निर्यात ऑर्डर की रफ्तार पड़ी कमजोर। देश का विनिर्माण पीएमआई 38 माह के निचले स्तर पर। पीएमआई घटकर हुआ 55। 2025 में भारतीय रियल एस्टेट में निजी इक्विटी निवेश में बढ़ोतरी। सालाना आधार पर 59% बढ़कर $6.7 अरब पहुंचा निवेश। विदेशी निवेशकों की रही प्रमुख भूमिका। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने साल 2025 में रिकॉर्ड 22,55,000 गाड़ियों का किया उत्पादन। ये पिछले साल की तुलना में 9.3% ज्यादा। फ्रॉन्क्स, बलेनो, स्विफ्ट डिजायर और अर्टिगा टॉप 5 मॉडल रहे। एलन मस्क की कंपनी एक्स पर सख्ती। भारत सरकार के निर्देश आपत्तिजनक और गैर कानूनी सामग्री हटाएं। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किया नोटिस। केंद्र ने टेक्सटाइल पीएलआई योजना के लिए बढ़ाई आवेदन की तिथि। अब 31 मार्च तक जमा हो सकेंगे प्रस्ताव। व्यापक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लक्ष्य के साथ उठाया गया कदम। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की हलचल तेज है। इस बीच डिप्टी सीएम अजित पवार ने बीजेपी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसने राज्य के सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। पिंपरी चिंचवड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजित पवार ने बीजेपी की चुटकी ले ली। उन्होंने कहा यही बीजेपी के लोग मुझ पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते थे और आज हम उन्हीं के साथ सत्ता में बैठे हैं। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद कुछ भी साबित नहीं हो पाया। क्लीन चिट मिल गई और अब हम उसी बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं। तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना। ज्यांनी ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे का?
अजित पवार के ऐसा कहने पर वहां लोग हंसने लगे, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। उनका मानना है कि अजित पवार ने सीधे तौर पर बीजेपी की वॉशिंग मशीन वाली रणनीति पर तंज कसा है, यानी पहले विरोधी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाना और फिर उन्हीं नेताओं को साथ शामिल कर पाक साफ बता देना। वहीं इसके अलावा भी अजित पवार के इस रुख के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जिससे महायुति के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। पहली वजह तो यह है कि भले ही महायुति में अजित पवार बीजेपी और शिवसेना के साथ हैं, लेकिन पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम और बीएमसी चुनाव में उनकी पार्टी महायुति से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ बीएमसी चुनाव में अजित पवार का अपने चाचा शरद पवार के साथ चुनाव लड़ना काफी कुछ कहता है। अजित पवार के इस कदम ने इन कयासों को हवा दे दी है कि क्या भविष्य में दोनों फिर से एक हो जाएंगे। अब अजित पवार ने बीजेपी को लेकर जो बोला वो सिर्फ हंसी मजाक है या कोई बड़े राजनीतिक फेरबदल का इशारा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन इस 70,000 करोड़ वाली बात कहकर पवार ने बीजेपी के लिए जरूर असहज स्थिति पैदा कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर यह संभावना जताई जा रही है कि सत्ता में एक साथ होने के बावजूद महायुति के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी मुश्किलों से घिर गई है। कहीं सहयोगियों की नाराजगी है तो कहीं अपने ही नेताओं ने बगावती सुर अपना लिए हैं। बीएमसी चुनाव के लिए महाराष्ट्र एनडीए में जो सीट बंटवारा हुआ है वो अब बीजेपी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी में इस्तीफों की लाइन लग गई है। नागपुर में बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी है। सालों से बीजेपी के वफादार रहे कई कार्यकर्ताओं ने टिकट न मिलने से नाराज होकर पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है और नागपुर महानगर पालिका यानी एनएमसी चुनाव निर्दलीय लड़ने का फैसला किया है। उनका कहना है कि पार्टी से लंबे समय से जुड़े कार्यकर्ताओं को टिकट न देने और उनकी जगह दल बदलुओं या बाहरी लोगों को टिकट देने से पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष फैल गया है और इसके चलते नागपुर में उनके इस्तीफे हुए हैं। नाराज कार्यकर्ताओं में एक विनायक देहांकर जो वार्ड 17 से टिकट मांग रहे थे, उन्होंने एक टीवी चैनल से बात करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का गढ़ था, फिर भी उन्होंने इस वार्ड में भाजपा को आगे बढ़ाने में मदद की। वहीं वार्ड 16D में वार्ड अध्यक्ष गजानन निशितकर को पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद उनके साथ ही लगभग 80 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। वैसे तो चुनावी हलचल के बीच नेताओं का इस्तीफा आम बात है, लेकिन जब ये भगदड़ दिग्गज नेताओं के गढ़ में मचे तो पार्टी पर संकट गहराने लगता है। दरअसल नागपुर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गृह क्षेत्र है। ऐसे में ये इस्तीफे बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो वोटिंग की तारीख आने तक बीजेपी बड़ी मुश्किल में फंस सकती है। अब देखना यह होगा कि इस बगावत को रोकने के लिए पार्टी क्या कदम उठाती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी अब पूरे जोर शोर के साथ मैदान में उतर गई है। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपनी बंगाल यात्रा के साथ पार्टी के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर दी है। यात्रा के पहले दिन ही अभिषेक बनर्जी पूरे दमखम के साथ नजर आए। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा और सीधा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चुनौती दे दी। उन्होंने एसआईआर को लेकर कहा कि तैयार रहो, टीएमसी तैयार है, हम दिल्ली आ रहे हैं। एसआईआर से बंगाल के लोगों के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग लगातार टीएमसी के निशाने पर बना हुआ है। हाल ही में अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचा था, जहां उनके मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से तीखी बहस भी हुई थी और अब उन्होंने सीईसी को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। ऐसे में राज्य की सियासत में कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। वैसे अभिषेक बनर्जी की इस यात्रा को लेकर बताया जा रहा है कि वो पूरा बंगाल ही मथने की तैयारी में है। टीएमसी सांसद बंगाल के हर जिले तक जाएंगे, कहीं रोड शो होंगे तो कहीं जनसभाएं। इस दौरान अभिषेक बनर्जी टीएमसी सरकार के पिछले 3 कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे। उनका फोकस बांग्ला संस्कृति, भाषा और पहचान की रक्षा जैसे मुद्दों पर रहेगा। यानी टीएमसी इस चुनाव को बांग्ला अस्मिता से जोड़ने की कोशिश में है। इस दौरान अभिषेक बनर्जी हर क्षेत्र में पार्टी की स्थिति का भी आकलन करेंगे। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए टिकटों के बंटवारे पर फैसला किया जाएगा। यानी टीएमसी पूरी तरह सत्ता में वापसी के मूड में दिखाई दे रही है, जो बीजेपी की चिंता बढ़ा सकती है। केरल में बीजेपी समर्थित अखबार जन्मभूमि में एक ऐसा लेख छपा जिसने अखबार पढ़ने वालों के तो होश उड़ाए ही, साथ ही बड़ा विवाद भी खड़ा कर दिया।
अखबार के संपादकीय पन्ने पर बीजेपी की विचारधारा के बजाय मुस्लिम लीग के नेताओं के विचार और लेख छापे गए हैं। संपादकीय पेज पर मुख्य लेख मुस्लिम लीग केरल के प्रमुख सैयद सादिक अली शिहाब थंगल का था, जिसमें उन्होंने साल 2025 की समीक्षा की थी। इसके अलावा मुस्लिम लीग के कई दिग्गज नेताओं एम.के. मुनीर और मोहम्मद शाह के भी लेख उसी पन्ने पर मौजूद थे। इतना ही नहीं, संपादकीय में मुस्लिम लीग की सफलताओं का जिक्र किया गया था, जिसमें हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में एलडीएफ के बिखराव की बात कही गई थी। इसे लेकर वाम दलों ने अब बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी से सवाल किया गया है कि एक तरफ तो वो हिंदुत्व का राग अलापती है और दूसरी तरफ अपने अखबार में मुस्लिम लीग की विचारधारा का खुलकर समर्थन करती है। मुस्लिम लीग से जुड़े लोगों के आर्टिकल्स छापती है। पार्टी के नेताओं ने इसे बीजेपी और मुस्लिम लीग का गठबंधन तक बता दिया। विपक्षी पार्टियां लगातार ये सवाल उठा रही हैं कि बीजेपी के अखबार में अचानक मुस्लिम लीग के नेताओं के विचार कैसे छप गए। हालांकि जन्मभूमि अखबार की तरफ से इसे लेकर सफाई भी पेश की गई। अखबार ने कहा कि दोनों ही अखबारों की प्रिंटिंग प्लेट एक ही जगह पर तैयार होती है। प्रिंटिंग के वक्त गलती से चंद्रिका का संपादकीय पेज जन्मभूमि के एडिशन में छप गया, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि प्रिंटिंग के बाद अखबार को पहले जांचा जाता है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसके बाद ही उसे वितरित किया जाता है। ऐसे में ये वाकई में कोई गलती है या कोई प्लान? उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले में हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। बीजेपी सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बार विपक्ष के साथ साथ बीजेपी नेता भी अपनी ही पार्टी की टेंशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 2026 की शुरुआत बीजेपी के लिए झटकों भरी रही है। साल के पहले दिन सीनियर नेता और पूर्व राज्य मंत्री भगत राम कोठारी के बाद अब ऋषिकेश से बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री अंकित बहुखंडी ने अपने पद से इस्तीफा देकर सियासी हलचल तेज कर दी है। इन इस्तीफों के पीछे की वजह अंकिता भंडारी मामले की जांच और न्याय में देरी बताई जा रही है। अंकित बहुखंडी ने इस्तीफे के साथ सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा, जिस तरह इस मामले में वीआईपी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और पार्टी से जुड़े लोग चुप्पी साधे हुए हैं, उसे देखकर मुझे शर्म महसूस हो रही है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कार्रवाई न होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुखंडी ने अपने इस्तीफे में स्पष्ट किया कि वो इस पूरे प्रकरण से आहत हैं और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद पर बने रहना उचित नहीं समझते। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अगर वक्त रहते निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो जनता का विश्वास डगमगा सकता है। जैसा आप जानते हैं कि इससे ठीक एक दिन पहले यानी 1 जनवरी 2026 को यूपी बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व राज्य मंत्री भगत राम कोठारी ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था। उन्होंने फेसबुक पर इसकी जानकारी शेयर करते हुए लिखा था कि अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी है और सरकार ने इस मामले में वो तेजी नहीं दिखाई जिसकी जनता को उम्मीद थी। दरअसल उत्तराखंड में निकाय चुनाव सिर पर हैं और ऐसे वक्त में अंकिता भंडारी के मुद्दे पर पार्टी के भीतर उठती बगावत धामी सरकार के लिए बड़ा संकट साबित हो सकती है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल पहले ही सरकार पर हमलावर हैं और अब बीजेपी के अपने नेताओं के इस्तीफे ने बीजेपी की चिंता डबल कर दी है।